नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग अपने 12 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.13 के बारे में। तो दोस्तों हम लोग थ्योरी ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है, ठीक है। और थ्योरी से जुड़े कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उसको थ्योरी का पार्ट नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में वो न्यूमेरिकल ही है, प्रूविंग टाइप की है, ठीक है। तो वो मैं कराऊंगा, ठीक, वो हम लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में देख लेंगे। अभी देखिए आज का सेशन हमारा जिस सवाल से शुरू होता है वो सवाल है किसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। यानी किसका मान दिया आपको, तार में प्रवाहित, तार कहें या चालक कहें, प्रवाहित धारा का मान दिया हुआ है, कितना है 1.6 एम्पियर। इस चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है विद्युत धारा की परिभाषा से पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, I = Q/T, ठीक। चलिए अभी देखिए Q क्या होता है दोस्तों, Q T समय में प्रवाहित कुल आवेश है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और T क्या है, T वो समय है जितने समय के लिए हम आवेश को प्रवाहित होने दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, यदि तार ऑब्लिक चालक में T समय में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है, तब Q = N होगा, ठीक है। कहां से आया ये Q = N, ये आया आवेशों के क्वांटीकरण से, जो कि आवेशों का एक गुण है, ठीक है। कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर स्मॉल t समय में कुल n संख्या, कैपिटल N संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो, तो क्या Q बराबर हम लोग N लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से हम लोग ये लिख सकते हैं। अब Q का मान कहां रख देंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। देखिए यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं समीकरण 1 से, ओके। देखिए I = Q की जगह Ne पुट करेंगे, Ne/T, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं I = N/T मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल e, ठीक है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर स्मॉल t समय में टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हो, तो एकांक समय में यानी कि 1 यूनिट टाइम में n/t, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक समय में बोले तो 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर t सेकेंड में कैपिटल N इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो, प्रवाहित हो रहे हो, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, N/T। और N/T को ही हम क्या बोल दे रहे हैं, N/T को हम बोल दे रहे हैं स्मॉल n। स्मॉल n मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश, प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए भाई यहां पे रखिए इसकी वैल्यू, I = ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N × E, ठीक। यहां से आप स्मॉल n की वैल्यू निकालिए, ठीक है। स्मॉल n की वैल्यू निकाली, कितना हो जाएगा, N = I/E, N = I/E, I/E, ठीक है। पुट करिए इसको, N = I की वैल्यू कितनी है 1.6 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N = 10⁻19 और इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहां हमारा जवाब आ चुका है, ठीक। और साइड में मैं लिख भी देता हूं कि भाई, हालांकि यहां मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, N/T को मैंने स्मॉल n माना है, मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों N/T = स्मॉल n, मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है, उनकी संख्या बतानी है मुझे, और वो हम निकाल चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विद इन अ यूनिट सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही सरल, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी यहां पे आपको I का मान दिया है और T का मान, दोनों का मान दिया है, ठीक है। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश, यानी आपको पहले में क्या निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको ये निकालना है कि टोटल कितना आवेश
टोटल कितना आवेश पास आउट हो रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी है। और सेकंड वाले में क्या निकालना है, तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों देखिए सेकंड वाले पार्ट में आपसे बोल रहे हैं तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब क्या है, समय तो दिया नहीं है, जैसे पहले वाले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तार से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या, है ना, वही। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में समय कितना दिया है, 30 सेकंड दिया है ना, तो सेकंड वाले पार्ट में भी यही वो जानना चाह रहे हैं कि 30 सेकंड के दरमियान तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो टी हम लोग कितना ले लेंगे, टी हम लोग वही 30 सेकंड अपना ले लेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से। तो I इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन में T, ठीक है। चलिए भाई अब सबसे पहला वाला पार्ट बहुत ही इजी है, यहां से Q की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, I की वैल्यू रख दीजिए। देखिए माइक्रो एम्पियर आ रहा है ना, तो माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, ये 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के, ठीक है। चलिए भाई और यहां तो हमको 20 माइक्रो एम्पियर दिया है, कोई बात नहीं, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे हम लोग, क्योंकि एमकेएस वाली वैल्यू रखना है, ना कि कोई अदर यूनिट, ठीक है। तो एमकेएस लेके चलेंगे और विद्युत धारा का एमकेएस मात्रक एम्पियर होता है, तो हमको धारा का मान एम्पियर वाला रखना है, ना कि माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर वाला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। चलिए भाई और टी देखिए, टी हमारा टी एमकेएस में होना चाहिए, मतलब समय एमकेएस में होना चाहिए, और समय का एमकेएस मात्रक क्या होता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेकंड होता है। तो समय ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट, ठीक है, कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है, एज इट इज इसको छाप लीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, 3 दूना 6, डबल जीरो आएंगे वो उसमें दे देंगे, तो कितना आएगा 10 की पावर -4, और आवेश है तो मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होगा कूलाम, ठीक है। सारी कैलकुलेशन करिए और लास्ट में जो क्वांटिटी निकल के आए सोचिए उसका मात्रक क्या होगा, वो यहां लिख दीजिए। आवेश की गणना करी तो आवेश का मात्रक कूलाम लिख दिया, ठीक है। चलिए अभी ये फर्स्ट पार्ट था मेरा, अभी हमें सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए दो तरीके हैं, आपने Q निकाल लिया है, चाहे तो Q की वैल्यू से ही Q बराबर N ही रख दीजिए और E की N का मान निकाल लीजिए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, आएगा वही, ठीक है। Q की जगह N ही रखिए, फिर सब सॉल्व करिए। विद्युत धारा की परिभाषा से I इक्वल Q अपॉन T, ठीक। अब Q बराबर N ही रख देंगे। चलिए अब यहां से स्मॉल n की वैल्यू निकालिए, सॉरी कैपिटल N की, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू टी अपॉन में स्मॉल ई, ठीक। और जरा इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा। और दोस्तों यहां से मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, मैंने कहा था ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, मैं दोनों तरीके से भी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये था कि मैंने बताया था Q की जगह हम लोग N ही रख दें, ठीक है। और वो दोनों, ये दोनों तरीके जो मैं भी कराऊंगा, ये दोनों एक ही हैं, कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए ये I इंटू टी, I इंटू टी क्या बन गया, Q बन गया ना, I इंटू टी क्या बन गया, Q बन गया। तो वही बात आ गई ना कि N इसकी जगह Q रख दीजिए अपॉन E, ठीक है, वही चीज तो आ गई। खैर अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पे N की वैल्यू निकालनी है, तो कोई बात नहीं, I की वैल्यू कितनी दी है, इसको एम्पियर में हम लोग रखेंगे, तो 10 की पावर -6 इंटू, और टी कितना है 30 सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाय ई, मतलब कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो जवाब आएगा वो है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, n इक्वल कितना आ रहा है, ये आएगा, ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, इंटू, और यहाँ से 2 पावर निकलेगी, ये 10 की पावर -4 हो जाएगी, और यहाँ पे 1/6, ठीक है, और पावर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, ठीक। और इसको सॉल्व करने पे n इक्वल कितना आ जाएगा, ये तो पावर हो जाएगी 10 की पावर 15, ठीक है, 15, ठीक है। और देखिए 16 बटे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6/1.6 को लिख सकते हैं 60/16, काटिए जरा, ये हो जाएगा 15, 4 से काटा और 4 चौके 16। अब 15 को 4 से भाग करिए, 4 तियां 12,
3 बचेगा और पीछे 0 लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है, और 2 बचेगा, 0 लगाएंगे और ये 5 बार में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों फटाफट अपना दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा था, हम लोग निकाल चुके हैं ना कि Q का मान हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें पता है Q इज इक्वल टू N ही होता है। अगर कुल संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं तो Q इज इक्वल टू N ही होगा। यहां से आप डायरेक्ट N की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा? Q अपॉन E आएगा ना। वही चीज तो यहां से भी फॉलो हो रही थी कि N इक्वल IT की जगह क्यों पुट कर दीजिए, तो यही जो है ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। यानी ये जो आया है वो कहां से आ गया? यहीं से तो आ गया। दोनों एक ही चीज है, बस समझ का फेर है। ठीक है, यहां देखिए, अगर IT की जगह मैं क्यों रख दूंगा, इस IT की जगह मैं क्यों रख दूंगा तो N इक्वल Q अपॉन E, N इक्वल Q अपॉन E। ठीक है, तो बात तो वही है ना। चलिए, और कितना हो गया? N इक्वल Q कितना है? ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3.75 इंटू 10�ओ15 और ये वैल्यू किसकी आ गई? N की आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड 1 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा में प्रोटॉन चल रहे होंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रति सेकेंड 2.7 इंटू 10⁻, कितने? 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक, इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहेगी? सबसे पहली बात तो दोस्तों ये जान लीजिए, प्रोटॉन आवेशित होता है ना। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, प्लस का ई चार्ज होता है। ई मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्रोटॉन पे प्लस ई होता है ना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी आवेशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई का आवेश होता है। दोस्तों, दोनों पे आवेश बराबर होते हैं, लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। भाई, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। लेकिन दोस्तों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में बहुत अंतर होता है। यहाँ खैर मेरा पर्पस द्रव्यमान से नहीं है। ठीक है, ओके, तो इतना तो तय है कि जब प्रोटॉन चलेगा तो भी धारा मिलेगी। ठीक है, बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, गुजरते हैं या प्रवाहित होते हैं, मतलब वो चल रहे हैं। जब भी आवेश चलेगा, गति करेगा, चाहे वो दौड़े मतलब भागे, चाहे वो सिंपल स्लो मोशन में गति करे, करंट तो जनरेट होगी डेफिनेटली। ठीक है, ओके, तो विसर्जन नलिका क्या है, यही पूछ रहे हैं कि इस विसर्जन नलिका में धारा कितनी होगी। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, यहां 2-3 बार शब्द आया है विसर्जन नलिका। ये विसर्जन नलिका है क्या? ठीक है, देखिए दोस्तों, विसर्जन नलिका का मतलब इंग्लिश में से डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है? देखिए, एक कांच की नली होगी। ठीक है, कांच की नली होगी जैसे ये दिख रही है, और ये चारों तरफ से बंद होगी। ठीक, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी एक विंडो खिड़की टाइप की लगी हो कुछ इसमें भरने के लिए। ठीक है, वैसे ये चारों तरफ से क्लोज होगी, और खिड़की बनी भी होगी तो वो कैपेबल होगी, मतलब उसमें आप कैप लगा के ढक सकते हो, उसे बंद कर सकते हो। ठीक है, शट डाउन कर सकते हो। ठीक, ओके, अब यहाँ पे इस कांच की ट्यूब को ही हम लोग विसर्जन नलिका बोलते हैं। इस विसर्जन नलिका के एक सिरे पर पहला इलेक्ट्रोड होगा और दूसरे सिरे पर दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, उच्च विभव पर होगा। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल यानी निगेटिव पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हायर और लोअर पोटेंशियल का मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि हायर हमेशा पॉजिटिव, मतलब हायर पॉजिटिव हो और लोअर निगेटिव ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हायर का मतलब ज्यादा वैल्यू होगी, लोअर का मतलब कम वैल्यू होगी। जैसे अगर हम कहें कि ये प्लस का 5 वोल्ट है, तो ऐसा नहीं है कि ये माइनस ही होगा, ये प्लस का 3 होगा तो भी चलेगा। ठीक है, हाइयर होना चाहिए, ये हाइयर है, 5 है ना, +5 बड़ा होता है ना, +5 संख्या बड़ी है, +3 संख्या छोटी है। तो हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, और निगेटिव का मतलब निगेटिव टर्मिनल का मतलब ये लोअर पोटेंशियल। जब मैं बोलूंगा, निगेटिव टर्मिनल नहीं बोल रहा हूं अभी, लोअर पोटेंशियल जब बोलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां निगेटिव पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां मैंने निगेटिव साइन लगा रखा है, इसका मतलब है कि यहां पे कोई निगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो केमिस्ट्री में 2 प्रकार की सेल होती है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, वहां पे दोनों में क्या होता है, एनोड और कैथोड दोनों बदलते रहते हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में एनोड का मतलब पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब निगेटिव, हमेशा निगेटिव। ठीक है, तो
तो यहाँ कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं बनता है। फिजिक्स की अगर बात हो रही हो, अगर आप बात कर रहे हो फिजिक्स की और शब्द उठे चर्चा में, शब्द उठे कैथोड, तो समझ जाइएगा कि निगेटिव टर्मिनल की बात हो रही है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, ठीक है। और अगर एनोड बोलेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल की या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें इस कांच की विसर्जन नलिका में प्रोटॉन भी भरे हैं और इलेक्ट्रॉन भी भरे हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन कैसा होता है दोस्तों? प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इतनी बात तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन किधर भागेंगे? प्रोटॉन खुद पॉजिटिव है तो निगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा ना। तो चलिए इसको गति कराइए, ये सारे प्रोटॉन किधर भागेंगे? निगेटिव प्लेट की ओर भागना प्रारंभ कर देंगे। भागने दीजिए इनको, ठीक है। और इसी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन भी तो है। जब इसी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी गति करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो किधर की ओर जाएंगे? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर भागना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट की ओर भागे ये लोग। चलिए भाई अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में धारा होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में चलेगा धारा उसी दिशा में होगी। तो यानी कि प्रोटॉन के कारण जो धारा मिलेगी दोस्तों हमें, वो धारा इस दिशा में होगी, ठीक है। प्रोटॉन के कारण मिलने वाली धारा है। धारा को हम लोग लिखते हैं कैपिटल आई से और नीचे छोटा सा पी लिख दिया है, मतलब करंट ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या मिलती है? धारा मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो धारा हमें ऐसे मिलेगी। तो इसको मैंने यहां पे एक एरो ऐसे बना दिया, ठीक है। ये क्या है? ये आई ई है, ठीक। यहां संकेतों का अर्थ लिख दीजिए। आई पी मतलब करंट टू प्रोटॉन, ठीक है, मतलब प्रोटॉन के कारण धारा। और आई मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब आपको आइडिया लगी गया होगा दोस्तों। देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बोल रहे हैं मान लीजिए इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात कर रहा है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंसीडर किया, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ कंसीडर किया, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक इस विसर्जन नलिका के भीतर एक पृष्ठ लिया हुआ है, ठीक है। ये पृष्ठ कैसा है? वृत्ताकार है। आइए अब हमको करना क्या है? अब दोस्तों हमें केवल यहां हम देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन के कारण धारा और इलेक्ट्रॉन के कारण धारा दोनों एक ही दिशा में है। और करंट जब दोनों एक ही दिशा में है तो कुल धारा निकालने का मतलब है दोनों करंट को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए दोनों करंट अपोजिट होती, सपोज करिए आईपी की दिशा ये होती, प्रोटॉन के कारण धारा इस दिशा में होती और इलेक्ट्रॉन के कारण धारा इस दिशा में होती, तो क्या करते? कुल धारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता? हमें दोनों को घटाना पड़ता, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रही है, इधर जा रही, दोनों को माइनस करते। लेकिन यहां दोनों एक ही दिशा में तो ऐड करेंगे। अब मेरा काम जो है ऐसा है कि प्रोटॉन के कारण धारा निकाले, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा निकाले, दोनों को जोड़ दें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि परिभाषा क्या होती है? धारा की परिभाषा होती है I बराबर Q अपॉन T। तो प्रोटॉन के लिए धारा की बात कर रहे हैं तो यहाँ I के नीचे छोटा सा P लिख दिया और Q के नीचे P लिख दिया, ताकि पता चले धारा प्रोटॉन के कारण धारा है और ये आवेश जो है वो प्रोटॉन का आवेश है, ठीक है। अब Q बराबर N ही होता है, हमने पढ़ रखा है कि कैपिटल Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे मैंने क्या किया? Q बराबर N ही होता है तो QP बराबर NP इंटू E, ठीक है, यहां रख दिया। अब N के नीचे T को सेपरेट कर लिया और देखिए दोस्तों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा IP इज इक्वल टू स्मॉल n ऑफ P इंटू E, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है? यहां पे मैंने NP अपॉन में T को स्मॉल NP कर दिया है, ठीक है। और स्मॉल NP क्या है जान ही रहे हैं आप लोग, वही जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? स्मॉल एनपी के टर्म्स में इसको क्यों लिखा? स्मॉल एनपी के टर्म्स में इसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहां हमको क्या दिया है? प्रति सेकेंड गुजरने वाले प्रोटॉन की संख्या, प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप t बराबर 1 कर दीजिए, तब n की जगह ये और ये मान रखिए, या तो फिर आप ऐसे करिए जैसे मैंने किया है, ठीक है। ये तरीका मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, टीचर को भी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैं आपको ये वाले करने की सलाह दूंगा अपनी तरफ से। गलत वो भी नहीं है, उससे भी सही आएगा। आप t बराबर 1 रख दीजिए कि भाई प्रति सेकंड की बात कर रहा है ना, यानी 1 सेकंड में, तो t बराबर 1 रख दीजिए और np
प्रोटॉनों की संख्या ये दे रखी है, ये रख दीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, खैर मैं प्रोसीड करता हूं। और आईपी इक्वल एनपी, प्रति सेकंड प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो कितना आ जाएगा आईपी विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर। ठीक है, इसको यहीं पे होल्ड कर लेंगे और हमको क्या करना है, अब प्रोटॉन के कारण धारा हो गई, अब इलेक्ट्रॉन के कारण धारा निकालनी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम मैनर में करना है। ठीक है, बस वहां पे P था, यहाँ क्या हो जाएगा E हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं I इक्वल Q अपॉन T, तो यहां कर देंगे I E इक्वल Q E अपॉन में T। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा I P इक्वल Q की जगह क्या रख देंगे N इंटू E। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां हमको पता है Q इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, Q इज इक्वल टू N E होता है, तो Q E इज इक्वल टू N E इंटू कैपिटल E। मतलब ये E देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, E इंटू E करके E स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, ये E जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, छोटा है, नीचे लिखा है। ठीक है, और देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा आई ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी इंटू ई। ठीक, ये बन जाएगा आई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन ई इंटू ई। ठीक, और स्मॉल एन ई क्या है, स्मॉल एन ई के बारे में आप लोग जान ही रहे हो, स्मॉल एन ई जो है वो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, अब यहां से इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है कि दोस्तों जो आईपी निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, अभी कॉल करने में आसानी होगी। ठीक है, आई ई इक्वल प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दी हुई है। ठीक है, कितनी है 2.7 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये रिजल्ट करेगा कितना आई ई इक्वल, ये आ जाएगा आपका 0.32 इंटू 10⁻⁻1, ये एम्पियर। ठीक है, ओके, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और कुल धारा निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आई इक्वल आई पी प्लस आई ई। ठीक है, और आई पी कितना है, आई पी की वैल्यू रख दीजिए। देखिए आई पी ये है, ये लिखा है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻1, इसको मैं लिख सकता हूं 0.16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस ये हो जाएगा 0.432, दोनों को कर दीजिए ऐड, और ऐड करने बाद दोस्तों कितना आएगा 0.592 एम्पियर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये है इस क्वेश्चन का आंसर, बस इतना सा करना था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना इजी था, क्वेश्चन को समझिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। फिर जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आप उसका जवाब देने के काबिल होंगे, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में क्वेश्चन 2-3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सवाल पे, बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड था, वो तो कोई भी कर लेगा। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, उसमें सोचना पड़ता है कि किधर जाएं, क्या करें, पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फिर क्या करें, और इसकी समझ आपको तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे साथ करेंगे और घर पे भी प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने किया क्या है, यहाँ पे पहला तार दिखाया गया है, जो आपको बड़ा जो मोटा तार दिख रहा है ये उसकी वास्तविक लंबाई है। ठीक है, माना कोई तार किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है L है, और बाद में उसकी लंबाई कितनी हो जा रही है, बाद में जब हम उसको खींच रहे हैं तो लंबाई हो जा रही है L डैश। अब दोस्तों हम तार को खींच रहे हैं तो तार 20 से पतला भी तो हो जाएगा भाई, तार की लंबाई बढ़ रही तो उसकी मोटाई घटेगी। आप इस चीज को सोचिए या प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा जब हम तार को खींचेंगे तो तार की मोटाई कम होने लगेगी और लंबाई बढ़ने लगेगी। ठीक, तो इस स्थिति में अगर उसका पहले प्रतिरोध R था तो अब प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, आइए ओके दोस्तों, देखिए माना तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R है, उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है L है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है A है, जैसा यहां दिख रहा है L लंबाई A क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और
L क्या है, उसकी लंबाई और R उसका प्रतिरोध है, ठीक है। तब तार का प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। भाई तार का प्रतिरोध यानी R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू L अपॉन में A, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई अब क्या करेंगे, हमने तार को खींच लिया है, जब हम तार को खींच लेंगे उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, n गुनी बढ़ जाएगी। अच्छा n गुनी बढ़ जाएगी वो बात हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या माना, इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, हमने उसको खींचा, खींचने बाद उसकी लंबाई L से बढ़कर कितनी हो गई, L डैश हो गई, n गुनी हो गई है मैं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तार को खींचने के पश्चात उसका प्रतिरोध R डैश हो गया। भाई अब तार को खींच रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई घट रही है, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी घटेगा या बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बदलेगा। तो हमने मान लिया प्रतिरोध बदल के कितना हो गया, अब प्रतिरोध बदल के R डैश हो गया है, लंबाई बढ़कर L डैश हो गई है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घटकर A से घटकर A डैश हो गया है, तब तार का प्रतिरोध निम्नलिखित होगा, ठीक है। चलिए भाई कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन में A डैश, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को भाग कर दीजिए, समीकरण 2 बटे समीकरण, भाई चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R डैश अपॉन में लिखेंगे R, दोनों की वैल्यू रखे हुए। देखिए दोस्तों मैंने दोनों जगह रो अनुप्रस्थ विशिष्ट प्रतिरोध को हमने क्या लिया हुआ, रो लिया हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तार को खींचने से पहले जो तार का पदार्थ था, ऐसा तो नहीं है कि तार को खींचने से पहले तार कॉपर का था, खींचने बाद वो एल्युमिनियम का हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब तार का पदार्थ नहीं बदलेगा, और रो जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, वो केवल और केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि लंबाई मोटाई इन चीजों पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मैंने केवल उसको खींचा है, तो अगर तार पहले कॉपर का था तो अभी भी कॉपर का ही रहेगा, मतलब खींचने से पहले और खींचने के बाद दोनों स्थितियों में उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, ठीक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। चलिए भाई तो यहां पे रो L डैश अपॉन में A डैश, रो L अपॉन में A, ठीक है, कटेगा जो भी कटेगा काटिए इसको, ठीक है। और देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू, ये बन जाएगा L डैश अपॉन में L इंटू A अपॉन में A डैश, ये भी सही है, ठीक है। अब हमने इसको पैक कर लिया, ठीक है, ये आगे हमें अभी हेल्प करेगा मतलब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ना है, ठीक। अभी हमने सुना है कि भाई तार को खींच के उसकी लंबाई L गुनी की जा रही है, ठीक है, तो खैर उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। लेकिन आप ये समझिए, तार को खींचने से पहले तार का आयतन और तार को खींचने के बाद तार का आयतन तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि तार का आयतन तो फिक्स है, जितना मटेरियल उसमें है उतना ही रहेगा। कोई मटेरियल मैं काट के निकाल नहीं रहा हूं कि कम हो जाए, और कोई मटेरियल लाके जोड़ नहीं रहा हूं कि मटेरियल बढ़ जाए। तो क्या है, तार को खींचने से पहले उसका आयतन इज इक्वल टू तार को खींचने के बाद उसका आयतन। अब देखिए दोस्तों, तार बेलनाकार रूप में है, किसी बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, किसी बेलन का आयतन निकालने का मतलब होता है लंबाई, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। h क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। यहाँ पे इस बेलन को देखिए, तार की ऊंचाई तो इसकी लंबाई है, यानी मैं h की जगह पे l लिख सकता हूं, और पाई r स्क्वायर मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, वो कितना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है कैपिटल A के बराबर। यानी कि अगर हम a इंटू एल करेंगे या l इंटू a करेंगे तो तार का आयतन मिल जाएगा, लेकिन कब, खींचने के पहले, प्रारंभिक आयतन, ठीक है, तार का प्रारंभिक आयतन। यहां मैं लिख देता हूं मैं A इंटू एल, तार का प्रारंभिक आयतन A इंटू एल, और तार का अंतिम आयतन कितना है, A डैश इंटू एल डैश। यहां से जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, यह आएगा A अपॉन में A डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन में L। ये इक्वेशन नंबर कितना है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं कि L डैश इज इक्वल टू N टाइम्स L। ये कहां से आया, समझ में आया, L क्या थी, प्रारंभिक लंबाई, L डैश क्या है, अंतिम लंबाई, और क्या बोल रहे हैं, तार को इतना खींचा गया कि उसकी अंतिम लंबाई जो है वो प्रारंभिक लंबाई की n गुना हो गई है। तो अंतिम लंबाई L डैश प्रारंभिक लंबाई L की n गुना हो गई है, तो L डैश इज इक्वल टू n इंटू एल होगा। यहां से जरा इसकी वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा L डैश अपॉन में L इक्वल n आ गया, ठीक है भाई। चलिए अब समीकरण 4 से आइए, से कितना हो गया, ये हो गया आपका कि A अपॉन A डैश
बराबर था एल डैश अपॉन एल के, और एल डैश अपॉन एल तो बराबर है भैया एन के, इसका मतलब ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5। अब करना कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 से मान उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में रख दीजिए। समीकरण 5 से समीकरण 3 में रखिए जरा, कितना हो जाएगा आर डैश अपॉन में आर इक्वल ए अपॉन ए डैश, कितना है, किसके बराबर है, एन के बराबर है, और एल डैश अपॉन एल किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो एन क्रॉस एन, ये कितना हो जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहां से देखिए आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और जरा देखिए ये क्या रहा है, ये समीकरण जो है यहां रिजल्ट प्रूफ होता है, ये कह रहा है आर क्या था, खींचने के पहले, यानी तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है आर, और आर डैश क्या है, तार का अंतिम प्रतिरोध। और ये समीकरण ये आपको गवाही दे रही है, आपको बता रही है कि तार का जो अंतिम प्रतिरोध है आर डैश, वो तार के प्रारंभिक प्रतिरोध आर का क्या हो गया, एन स्क्वायर गुना हो गया, और यही तो प्रूफ करना था, तो यहां पे आपका रिजल्ट प्रूफ होता है, और ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत आसानी होगी, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे आप। अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है कि अगर किसी तार को खींच के उसकी लंबाई n गुनी की गई है तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको रफ करता हूं, बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ाई गई है, ठीक है, 10% बढ़ाई गई है, तो इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ओके दोस्तों, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया है कि L क्या है दोस्तों, L प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है, और L डैश क्या है, अंतिम लंबाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि तार को इतना खींचा गया है कि उसकी अंतिम लंबाई L डैश जो है, उसकी अंतिम लंबाई L डैश जो है वो प्रारंभिक लंबाई की 10% बढ़ गई है। 10% बढ़ने का मतलब है प्रारंभिक लंबाई L तो थी ही, अब और क्या उसमें जुड़ गया, L में क्या जुड़ेगा, L में L का 10% और जुड़ गया है, यानी कि यहां लिखेंगे 10% ऑफ L, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, L डैश इक्वल ये हो गया L प्लस 10% का मतलब होता है 10/100 ऑफ L, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L प्लस 0.1 L, इसको सॉल्व करके सॉरी L डैश, यहां से रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा L डैश इक्वल 1.1 L, ठीक। यहां से इसको सॉल्व करिए, L डैश अपॉन में L इक्वल 1.1, ठीक है। चलिए भाई इसको हम लोग रखते हैं क्वेश्चन नंबर, और आप जान ही रहे होंगे दोस्तों कि एक्चुअल में ये बन क्या गया, ये बन गया n, यहां से हम देख सकते हैं कि n इक्वल कितना आ गया है, n इक्वल पिछले वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि n इक्वल कितना होता है, L डैश अपॉन L होता है, और ये आ गया हमारा 1.1 के बराबर, ठीक है। एक्चुअल में समीकरण हम लोग इसको मानेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे तार का प्रतिरोध, तार का अंतिम प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल एन स्क्वायर इंटू आर होता है ना, पीछे वाले डेरिवेशन में अभी हमने किया था, तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना बढ़ाई गई तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। चलिए भाई, और हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे एक्चुअल में इसकी प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो चलिए सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा, कैलकुलेट करिए इसको, ये हो जाएगा आर डैश अपॉन में आर इक्वल ये हो गया एन स्क्वायर, यानी 1.1 का स्क्वायर करिए, ठीक। कितना हो गया, आर डैश इक्वल आ जाएगा 1.21 इंटू आर, ठीक। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो लिखेंगे आर में प्रतिशत वृद्धि। दोस्तों प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि वैसे निकलती है जैसे प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, ठीक है। यानी कि हम निकालेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध अपॉन में प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करिए, आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर डैश की वैल्यू है 1.21 इंटू आर, ठीक है, और माइनस में आर मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध रखना है, अपॉन में प्रारंभिक प्रतिरोध है आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करिए इसको, आर कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, आर कॉमन लेके कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 1.21 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.21 इंटू 100, और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू 21%। तो तार के प्रतिरोध में 21% की प्रतिशत त्रुटि आएगी, ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में मैंने ये वाला लॉजिक लगाया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो फटाफट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों
आज के इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसके लिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।